चलो भाई स्वागत है आप लोगों का। आ जाइए। राम राम भैया, राम राम। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे थे राज्यसभा ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राज्यसभा पढ़ रहे थे ना। अरे यार, और इसमें हमें पढ़ना था सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों का निर्वाचन, यही पढ़ना था ना। नमस्कार पूजा जी। मेरी एक प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई कॉल पिक नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना था क्या? सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। तो देखो क्या बात है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा आर elected by the members of legislative assembly। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब जैसे ये यूपी है, ठीक, या यूपी छोड़ो, बिहार का एग्जांपल दे देता हूं। ये बिहार की क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार की क्या है ये? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कितने मेंबर हैं? बिहार की विधानसभा में कितने मेंबर हैं? बिहार की विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 243। ये सब एमएलए कहलाएंगे। और ये है आपकी संसद। संसद में क्या है भैया? संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में वो होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में वो होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर राज्य की लोकसभा में सीटें होती हैं। बिहार की 40 सीटें हैं। बिहार से 40 लोग चुन के जाते हैं लोकसभा में, पर वो कौन चुनता है? बिहार की जनता चुनती है। बिहार की जनता चुनती है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। यही तो लिखे हो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, कैसे सदस्यों द्वारा? निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा, निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका मतलब ये 243 लोग
16 लोगों को चुनते हैं और ये 16 लोग जाकर कहां बैठते हैं? राज्यसभा में। और ये 16 लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिहार को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिहार को। तो क्या पढ़ा आपने? बिहार। क्या पढ़ा आपने? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी एमएलए जो आप चुनते हो वही किसको चुनते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब ये बिहार की जनता है। इस जनता ने 243 लोगों को चुना और इन 243 लोगों ने 16 लोगों को चुनकर कहां भेज दिया? राज्यसभा में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही कर रही है? कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है भाई? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 इयर्स। लेकिन नियम क्या है? नियम क्या है? नियम ये है कि हर दूसरे साल एक ऐसी कंडीशन बनती है कि 1/3 सदस्यों का 6 साल कंप्लीट हो रहा होता है, तो वो हट जाते हैं और उनकी जगह नए लोग क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा। और अगर इतने सदस्य चुने जाते हैं तो इसका मतलब इतने ही क्या हो जाते होंगे? रिटायर हो जाते होंगे। इतने ही रिटायर हो जाते होंगे, है ना? ठीक। तो 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 1/3 members of Rajya Sabha are elected in every 2 years. Every 2 years. ठीक। 1/3 member of Rajya Sabha are elected in every 2 years. ठीक। सर जो लोग का टाइम पीरियड कम हो जाता है वो फिर अपने कार्यकाल के बीच में कोई एमपी मर जाएगा तब क्या होगा? उसकी जगह नया एमपी चुना जाएगा बचे हुए कार्यकाल के लिए। बचे हुए कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है ना। अगर कोई सीट खाली कर दे, मान लो डेथ हो जाए, तो उपचुनाव होता है ना। फिर सर जो लोग टाइम पीरियड खत्म हो जाता है फिर वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, कैसे बनेंगे? तब जब रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए ना। जैसे मान लो 2023 चल रहा है, ठीक। तो 2023 में क्या हो रहा होगा? कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2017 में जिनको चुना गया होगा। 2017 में कुछ ऐसे चुने गए लोग होंगे जिनका कार्यकाल 2023 में कंप्लीट हो रहा होगा। अब अगली बार चुनाव होगा 2025 में, तो जिनको 2019 में चुना गया होगा वो कब रिटायर हो रहे होंगे? 25 में। तो इतने लोग हट रहे होंगे, इनकी जगह नए लोग आ गए। फिर 2027 में चुनाव हुआ, तो जो लोग 2021 में चुने गए होंगे वो 2027 में कार्यकाल पूरा कर रहे होंगे। 1/3 मेंबर हटे, 1/3 आ गए। अब जो 2023 में नए मेंबर आए थे, जब 2029 में राज्यसभा का चुनाव होगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये इनका कार्यकाल खत्म, ये हट जाएंगे, इनकी जगह नए लोग क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। इसका मतलब
1/3 मेंबर इलेक्ट होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। जैसे आपने विधान परिषद में पढ़ा था, जैसे आपने विधान परिषद में पढ़ा था, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती ना, तो वहां पे साइक्लिक वे में चलाना पड़ेगा ना, वहां पर क्या करना पड़ेगा, साइक्लिक वे में चलाना पड़ेगा ना। और साइक्लिक वे में चलाने के लिए क्या करना होगा, जैसे आप लोग जब बैच ज्वाइन करते हो तो एक बच्चा आज आया, फिर अगला बच्चा थोड़े दिन बाद आता है, ठीक। अब मान लीजिए ये बैच लगातार चलता रहे तो जिसका कोर्स पूरा होता जाएगा वो हटता जाएगा बैच से, बाकी नए जगह से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर 10 टॉपिक पढ़ाना है तो कोई दूसरे टॉपिक पे आएगा, कोई चौथे टॉपिक पे आएगा, ऐसे ही तो होगा। तो धीरे धीरे सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, नए हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बोलो यार, क्लियर है पॉइंट। कोई आदमी दोबारा नहीं आ सकता क्या, क्यों नहीं आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, फिर जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है वैसे ही राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा की अध्यक्षता उसका सभापति करता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या होता है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is acting as chairman of राज्यसभा। आर्टिकल 89 में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 89 में दिया होता है। कार्यकाल कितना होगा इसका, कार्यकाल कितना होगा इसका, कार्यकाल को कितना होगा इसका, फिर वही देखो, अब जितने लोग 6 बोल रहे हो, क्या लिखा हुआ है, देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वही तो इसका भी कार्यकाल होगा ना बेटा। तो उपराष्ट्रपति 6 साल के लिए चुना जाता है नहीं ना, तो कार्यकाल कितना होगा इसका, 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का, है ना। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, सिक्स ईयर किसका होता है, 6 ईयर राज्यसभा के सदस्यों का होता है।
जैसे जो इसका उपसभापति होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा, उसका कार्यकाल 6 साल का होगा, क्योंकि वो सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक। अच्छा, राज्यसभा राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? बातचीत कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बोलो। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? राज्यों का परिषद कहा जा रहा है ना, राज्यों का परिषद कहा जा रहा है ना। राज्य सूची पे कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जिन पे राज्य कानून बनाता है। तो आप बताइए, जो कानून राज्य बनाता है उस पर राज्यसभा बात नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी ना। तो राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर उसकी सहमति, राज्य सूची के विषयों पर राज्यसभा की सहमति आवश्यक है। विषयों पर राज्यसभा की सहमति, राज्यसभा की सहमति आवश्यक है, कंपलसरी है उसका रिकमेंडेशन। हर वो चीज जिसका असर पूरे भारत के स्ट्रक्चर पर पड़ेगा, उसमें राज्यसभा की बात होगी ही होगी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राज्यों की परिषद कहा जाता है। ठीक है, और अगर अखिल भारतीय सेवाएं बनेंगी, अखिल भारतीय सेवाएं, कोई भी नया ऐसा बन रहा हो नौकरी, तो भी राज्यसभा की सहमति आवश्यक है। क्यों? अखिल भारतीय सेवा बनेगी तो पूरे भारत पे असर पड़ेगा ना भाई। आईएएस ऑफिसर चुन के किसी भी राज्य में जा सकता है ना, तो उसकी भी तो सेइंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए, सृजन के लिए राज्यसभा की सहमति आवश्यक है, आवश्यक है। बाकी वाले में क्या होता है कि कोई भी बिल आता है राज्यसभा में, राज्यसभा को उस पर अपनी मंजूरी देनी पड़ती है, और कुछ कुछ बिल पे सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे धन विधेयक पे रखा गया कि अगर 14 दिन में नहीं पास हुआ तो अपने आप पास मान लिया जाएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे मान लो कल को एक नई नौकरी बना दी जाए, इंडियन एजुकेशन सर्विस, कि आप एक एग्जाम देंगे, सीटेट पास करने के बाद जितने भी सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं उसका एक एग्जाम देंगे आप, तो आपको कहीं भी टीचर बना के अपॉइंट किया जा सकता है। एक कोई नौकरी निकल जाए आईईडीएस के नाम से, जैसे अभी आईएएस और पीसीएस होता है, वैसे ही एजुकेशन का आ जाए कि सीटेट का पेपर पास कीजिए, फिर एक एग्जाम दीजिए, आपको केवीएस में भी भेजा जा सकता है, एनवीएस में भी भेजा जा सकता है, नवोदय विद्यालय में भेजा जा सकता है, आपको पब्लिक स्कूल में भेजा जा सकता है, आपको जो है वो ईएमआरएस में भेजा जा सकता है ना? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं वाला आर्टिकल 312 में दिया हुआ है, वैसे पूछेंगे तो नहीं, पर ठीक है, नोट कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किस पे? राष्ट्रपति पे, प्रेसिडेंट पे। अब आ जाते हैं किस पे? राष्ट्रपति पे, प्रेसिडेंट पे। ठीक, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपका किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल
बोलो, प्रेसिडेंट के बारे में किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 312 था बेटा वो। हाँ 52, बिल्कुल सही। आर्टिकल 52 से 78। और प्रेसिडेंट क्या है? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है ये, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है। इसे क्या कहते हैं? इसे सरकार का प्रमुख भी कहते हैं। इसे सरकार का प्रमुख भी बोलते हैं। इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको प्रथम नागरिक भी बोलते हैं। प्रथम नागरिक भी बोलते हैं। फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं। फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं। ठीक, ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चीफ कमांडर, चीफ कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, चीफ कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक, कौन से पार्ट में दिया होगा इनके बारे में? तो पार्ट 5 में ही तो दिया होगा। संघीय कार्यपालिका पूरी किस में दी होती है? पार्ट 5 में ही तो दी है, 52 से 162 तक ना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलते हैं। हाँ मतलब यूएस में बोलते हैं, इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पर ठीक है, बोल सकते हैं। अब आ जाइए, इसके इलेक्शन कैसे होता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन में आपको पता है कि एक निर्वाचक मंडल बनता है। एक क्या बनता है? निर्वाचक मंडल बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक, निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है इसके अंदर? इसके अंदर होते हैं लोकसभा के सदस्य। इसके अंदर कौन कौन होता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य। ठीक, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर की विधानसभा के। दिल्ली पौंडीचेरी वाला 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और जम्मू कश्मीर वाला, दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा वाला 70वें संविधान से बता चुके हैं। और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। इनको मिलाकर क्या बनता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो क्या करता है? इनको चुनने का काम करता है। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज जो है जिस आर्टिकल में दिया हुआ है वो है आपका आर्टिकल 54। आर्टिकल 54।
ठीक है, आर्टिकल 54। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। फिर राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो उसका कार्यकाल कितना हो गया? कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष, है ना? ठीक है। अरे वोट वैल्यू थोड़ी ना पूछा जाएगा यार, पगला गए हो क्या? इतना कहां वोट वैल्यू में चले गए? कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति क्या हो सकता है? त्यागपत्र दे सकता है उसके पहले वो क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है। उसके पहले वो क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है। ठीक है। या फिर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है अगर वो संविधान द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करता है तो हटाया जा सकता है। मिसयूज ऑफ पावर गिवन बाई कॉन्स्टिट्यूशन। मिसयूज ऑफ पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर वो क्या हो जाए, अब कह दे कि मैं असमर्थ हूं, असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए चुना जाता है, परंतु यदि वह त्यागपत्र दे दे, संविधान द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करे, या फिर वो इनकैपेसिटी हो जाए, उसके अंदर क्या हो जाए? इनकैपेसिटी हो जाए, और वो क्या कह रहा है कि अब हम नहीं रह पाएंगे, या ऐसा लगे कि वो अब असमर्थ है अपने पद पर रहने के लिए, तो ये सब क्या होगा? क्या होगा? राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अब यहां पर ये वाली जो बात कही गई है कि राष्ट्रपति अगर अपने संविधान का दुरुपयोग करता है, ठीक, और ये जो पूरी बात बोली गई है, ये जो पूरी बात बोली गई है, ये बात बोली गई है किसमें? आर्टिकल 55 में। ध्यान से समझना इस बात को, आर्टिकल 55 में। ठीक है, आर्टिकल 55 में मसलन अगर मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट कैन बी removed from his post, ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 55 में। ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 55 में। और आर्टिकल 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की
प्रक्रिया, प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ द impeachment, impeachment on president। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी पोस्ट से कैसे हट सकता है। तो या तो वो त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या अगर वो संविधान में उसको जो पावर दी गई है वो उसका मिसयूज करेगा तो आप उसको हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं महाभियोग। अब उस प्रोसेस में क्या क्या आएगा, कैसे वो प्रोसेस फॉलो होगा, ये सब आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, ये सब आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, त्यागपत्र बेटा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा ना। अगर वो त्यागपत्र देगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, जो भी सेकंड इन कमांड है उसको देगा ना। इंडिया में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का कोई आरोप नहीं लगा है। अभी सब बता रहे हैं, अभी सब बता रहे हैं, घबराओ मत। पहले ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब 56 में ही ये एक आर्टिकल 56 है। ठीक है, अरे यार यहां मैंने 55 लिख दिया है, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। 56, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक अगले राष्ट्रपति का चयन न हो जाए, जब तक अगले राष्ट्रपति का चयन न हो जाए। ठीक है, ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि कितने महीने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, अधिकतम कितने महीने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, तो क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल सही। क्या जवाब देंगे? 6 महीने। मैंने आपको बोला था कि 6 महीने। तो प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे तब तक रह सकता है जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, ठीक, अकस्मात मृत्यु हो जाए, ठीक है, सडन डेथ हो जाए, अगर उसकी सडन डेथ हो जाए, मान लो पद पे रहते हुए उसकी सडन डेथ हो गई, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? पद संभालेगा। उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो, सपोज कीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में भारत का
मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश पद संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश पद संभालेगा। वो भी नहीं होगा तो उसके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होगा वो संभालेगा, वो नहीं होगा तो उसके बाद वाला जज संभालेगा। अब ये बकैती बंद करो, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग मरी जाएंगे, कोई ना कोई तो होगा ना, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ना, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, एग्जाम्पल क्या है इसका? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम किया था, ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य किया था, ठीक। ये बात है जुलाई अगस्त 1969 की, जुलाई अगस्त 1969 की, ठीक है। जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी तो उनकी जगह ये बने थे, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाइए राष्ट्रपति के पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए? 35, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक। बाकी सब तो पता ही है तुमको, भारत का नागरिक फलान धमाका, ये सब तो पता ही है, ठीक। क्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 58 में है, क्वालिफिकेशन किस में है? आर्टिकल 58 में। फिर क्या है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन दिलाता है भाई? ये है आपका आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में। बताइए कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक। इसका आर्टिकल 60 में ही है ये, इसके जो शपथ का पूरा प्रारूप है वो आर्टिकल 60 में ही है, वो बाकी सबके तीसरी अनुसूची में है, इसका आर्टिकल 60 में ही है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब संसद के कार्य क्या हैं? संसद के कार्य क्या हैं? अब आपको राष्ट्रपति की शक्तियां वक्तियां जानने की जरूरत नहीं है, वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे याद रखना कि मतलब राष्ट्रपति
चाहे तो प्रेसिडेंट को बुलाकर सरकार के कामकाज की जानकारी ले सकता है, आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। ठीक, वो सदन को बुलाएगा, ठीक, उसका अवसान करेगा, संसद के सत्र को बुलाना, उसका अवसान करना, ये सब राष्ट्रपति का काम है। इमरजेंसी प्रोविजन जो होते हैं वो राष्ट्रपति लगाता है, 352, 56 और 360। ठीक, 352, 56, 360। ठीक है, क्लियर है? नहीं बेटा, एज उसके मिनिमम एज डिसाइड है, मैक्सिमम कुछ नहीं है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति एक ही बार बनेगा या 2 बार बनेगा, 3, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, पर उसको व्यवहार में 2 बार से ज्यादा नहीं बनाते हैं किसी को। ठीक है, व्यवहार में 1-2 बार से ज्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है, संसद के कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? तो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या है भैया? तो संसद का काम है कानून बनाना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना, लॉ मेकिंग करना। संसद का काम क्या है? लॉ मेकिंग करना। सबसे बड़ा काम तो यही है ना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो कानून बनाने की अगर मैं बात करूं तो संसद जो है, संसद कानून बनाने की, संसद कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। ठीक, संसद क्या है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ लॉ मेकिंग इज पार्लियामेंट। हाईएस्ट बॉडी ऑफ लॉ मेकिंग इज पार्लियामेंट। कानून कैसे बनता है? कानून कैसे बनता है? तो कानून जो है वो कैसे बनता है भैया? तो कानून बनने के लिए इसको तीनों बॉडीज से गुजरना पड़ेगा ना। अगर संसद कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है तो फिर उसे तीनों ऑर्गन से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा? तीनों ऑर्गन से गुजरना पड़ेगा ना भाई। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी कानून जब बनता है तो उसका पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है, पहले एक विधेयक तैयार होता है। पहले क्या तैयार होता है? एक विधेयक तैयार होता है। अब आम तौर पे बिल जो है वो पहले लोकसभा में आते हैं, पर याद रखना कि बिल किसी भी सदन में आ सकता है। कुछ ही ऐसे बिल हैं जो लोकसभा में आते हैं, राज्यसभा में नहीं आते, जैसे मनी बिल। ठीक है, बिल किसी भी हाउस में आता है, पर चूंकि लोकसभा हम जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए बिल पहले क्या होता है? लोकसभा के अंदर आ गया, मान लो। ठीक, प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, याद रखिएगा इस बात को। प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया या पेश किया जा सकता है, पर आमतौर पे बिल पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से ये बिल पास होगा तो बिल कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा से ये बिल क्या होगा? पास होगा तो बिल जाएगा कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जब बिल पर क्या करेगा? साइन कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। जब प्रेसिडेंट जो है वो बिल पर क्या करेगा? साइन कर देगा, तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक, तो किसी भी प्रस्ताव को, कोई प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव दोनों सदनों से, दोनों सदनों से
पास होने के पश्चात ही, दोनों सदनों से पास होने के पश्चात ही राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक, इट हैज टू बी, बिल हैज टू बी पास्ड फ्रॉम both houses, only then it can goes to the president। और राष्ट्रपति द्वारा बिल पर सहमति के बाद वह कानून बन जाता है। वो क्या होता है? कानून बन जाता है। ठीक, अब इसमें जो है, क्या प्रेसिडेंट कोई बिल बना सकते? नहीं बना सकते। वो प्रेसिडेंट कोई बिल नहीं बना सकते, वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, इस पर भी एक पॉइंट समझिएगा। ये तो तब होगा ना जब सदन चल रहा होगा। इसलिए राष्ट्रपति को सदन की बैठक बुलानी पड़ेगी कि नहीं बुलानी पड़ेगी? राष्ट्रपति को सदन की बैठक बुलानी पड़ेगी या नहीं बुलानी पड़ेगी? क्या प्रेसिडेंट किसी बिल को रद्द कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपने पास रद्द क्या करेंगे? वो अपने पास रखे रहेंगे। उसको वीटो पावर बोलते हैं, पॉकेट वीटो होता है। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि वो बिल अपने पास रख लेंगे और साइन ही नहीं करेगा। भाई, बिल एक्ट कब बनेगा? मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंट बिल पे साइन करेगा तभी ये एक्ट बन पाएगा, है ना? तो जब उसको बुलानी पड़ेगी सभा, तो फिर ये ताकत राष्ट्रपति के पास होगी, और जो बुलाया है वो नहीं भी बुला सकता है, मतलब वो समाप्त भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा या संसद की या सदन की बैठक बुला सकता है, उसका अवसान कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है या उसको डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब मान लो सदन में सत्र ही ना चल रहा हो, तो जब सदन का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति जब सदन का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए कानून बना सकता है या शासन चला सकता है। उसके अध्यादेश की ताकत संसद के बने कानून के बराबर ही होती, इसलिए मैंने लिख दिया कानून बना सकता है। हालांकि ये सही नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि अध्यादेश के जरिए शासन चला सकता है, शासन चला सकता है। ठीक, और फिर जब सदन में सत्र आएगा तो क्या होगा? मना कर दिया जाएगा। ये बात उसको दी गई है ताकत आर्टिकल 123 में। When Parliament is not in session, then President has the power to issue ordinance, ठीक है। अध्यादेश का मतलब हो गया आदेश, परम आदेश या
आदेश, ठीक, तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा अधिकारी है ना, तो वो आदेश देगा तो उसका आदेश आदेश नहीं होगा ना, उसका आदेश क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट अध्यादेशों के जरिए क्या कर सकता है, शासन चला सकता है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और आता है आर्टिकल 143, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई किसी मुद्दे पे राय मशवरा लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर राय ले सकता है, राय ले सकता है। ठीक, प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस on any matter from सुप्रीम कोर्ट। ये बात किस में बोली गई, आर्टिकल 143 में बोली गई। ठीक, तो पहला काम क्या होगा, संसद का पहला काम क्या होगा, संसद का पहला काम होगा कानून बनाना। ठीक, संसद का पहला काम क्या होगा, कानून बनाना। दूसरा काम संसद का क्या होगा, संसद का दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा सरकार पर, सरकार को सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। ठीक, सरकार को सूचना प्रदान करना, मार्गदर्शन देना, मार्गदर्शन देना। ठीक, सूचना प्रदान करना, मार्गदर्शन देना, और क्या करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ठीक, टू कंट्रोल, गाइड एंड टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को सूचना प्रदान करना, नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना। इसके लिए कैसे वो काम करते हैं, इसी के लिए आपका क्या रखा जाता है, क्वेश्चन आर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, क्वेश्चन आर रखा जाता है, प्रश्न काल रखा जाता है। क्या रखा जाता है, प्रश्न काल रखा जाता है। इसीलिए कैसे करते हैं, सवाल पूछ के। जब सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार को क्या करना पड़ता है, जवाब देना होता है ना। सरकार को संसद में क्या करना होता है, जवाब देना होता है। तो जवाब जब आप किसी से मांगोगे तो फिर क्या होगा, आप उसको कंट्रोल भी करोगे। सरकार मनमाना काम नहीं कर सकती, जवाबदेही देनी पड़ेगी ना। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जवाबदेहिता है ना। अगर सरकार ढंग से काम नहीं करेगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसके खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अब इस सरकार में हमें कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, हमें इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है ना। हमें इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। तो सरकार को अपना बहुमत क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। वोटिंग होगी और अगर उसमें 272 लोग सरकार के साथ नहीं खड़े हुए तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से सरकार को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आर, जब भी सेशन स्टार्ट होता है, संसद के सत्र का आरंभ किससे होता है, क्वेश्चन आर से होता है। पहले आप सरकार से सवाल जवाब करते हैं।
अब अगर मान लो उसमें कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा ऐसा है जिस पर सबका ध्यान आकृष्ट कराना बहुत जरूरी है, सबका उसके ऊपर ध्यान आना चाहिए, तो उसको ध्यान में लाने के लिए अध्यक्ष से बात करके स्पेशल टाइम लिया जा सकता है, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। आमतौर पे इस समय में कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर इस बीच में कुछ लाया गया और अध्यक्ष ने उसकी अनुमति दे दी, तो इस वाले पीरियड को बोलते हैं जीरो आर। जीरो का मतलब क्या हो गया? जब 12 बज जाए, 0000 12 बज गया ना, तो उस वाले आर में अगर कोई काम किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो आर हो जाएगा। ठीक, पर आपसे जीरो आर नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन आर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपका पार्लियामेंट का खत्म होता है, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का खत्म होता है। अगर मुझे लगेगा इसमें कि कुछ और आ सकता है, पूछ लिया जाएगा, तो मैं मंडे को आपको इसमें कुछ और ऐड करके बता दूंगा। ठीक है, मंडे को अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका लास्ट टॉपिक है पॉलिटी का, जिसका नाम क्या होगा? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ठीक, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है और मेरा काम जो भी है वो हो जाता है, तो हो सकता है मैं संडे में घर से आपकी ये क्लास लगा दूं। अगर नहीं लगा पाता हूं तो मंडे को जुडिशरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एससीईआरटी की किताब में जो भी मुझे लगेगा कि बचा खुचा है, जो मुझे बताना है, पढ़ाना है, वो सब मैं छांट छूट के आपको उसका एससीईआरटी का वन लाइनर बना के या तो दे दूंगा या एक क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, हाँ, नहीं, इसमें वन लाइनर की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी किताबें हैं उसमें वन लाइनर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो लिखकर एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरी क्लास शुरू हो गई। टाटा बाय बाय, नमस्कार।